नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। सतना हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। 6 साल के जुड़वा भाइयों का अपहरण करने के बाद हत्या हुई थी। कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 लाख की फिरौती देने के बाद हत्या कर दी गई थी। चित्रकूट में 2.5 साल पहले श्रेयांश और प्रियांश की हत्या हुई थी। न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो इस पूरे मामले को लेकर सतना हत्याकांड में अब सजा का ऐलान हो गया। 6 साल के जुड़वा भाइयों के अपहरण करने के बाद उनकी हत्या हुई थी। कोर्ट ने इसमें 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 20 लाख की फिरौती देने के बावजूद इन बच्चों की हत्या कर दी गई थी। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में इसको लेकर आक्रोश दिखाई पड़ा था। न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा ने, उनकी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आजीवन कारावास 5 दोषियों को दी गई। तो चित्रकूट में 2.5 साल पहले श्रेयांश प्रियांश नाम के बच्चों की हत्या कर दी गई थी। फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है 5 दोषियों को। 6 साल के जुड़वा भाई थे जिनका अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर में। जब ये फैसला आया तब भी कई लोगों को इस मामले में भावुक देखा गया है। सतना हत्याकांड में सज़ा का ऐलान हो गया। दोषियों को 5 साल, 6 साल के जो बच्चे थे जुड़वा भाइयों की जिनकी हत्या की गई, ऐसे 5 दोषियों को सज़ा सुना दी गई। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 20 लाख की फिरौती देने के बावजूद बच्चों की हत्या कर दी गई। परिवार में, पूरे इलाके में मातम का माहौल था और इसके बाद इस घटना पर सभी जन बेहद आक्रोशित थे। और हमारे सहयोगी मृदुल पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मृदुल, ये घटनाक्रम सबको याद है क्योंकि सभी को इस मामले में बेहद आक्रोशित हमने देखा था। बताएं, क्या सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद का वातावरण कैसा पाया आपने? देखिए, जो सत्ता के चित्रकूट में जो जघन्य अपराध हुआ था जिसमें कि 2 मासूम जुड़वा भाइयों की हत्या कर दी गई थी, फिरौती 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। यह मामला 2019 का है। 12 फरवरी को इन दोनों बच्चों का अपहरण हुआ था और तकरीबन 886 दिन बाद इस मामले का फैसला आया है और आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिसमें 5 आरोपी जो कि जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है और इसमें 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से एक आरोपी जो कि उन बच्चों का ट्यूशन टीचर था जिसने कि खुद को फांसी लगा ली थी जेल के अंदर ही। तो 5 आरोपी बचे थे। इन पर आज फैसला सुनाया जा रहा था। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष जो था, जो कि श्रेयांश और प्रियांश जो दोनों जुड़वा भाई थे, उनके जो पिता थे, वो कहीं से संतुष्ट नजर नहीं आए क्योंकि उसका कारण यह था कि वो पूरी तरह से इन जघन्य अपराध के बाद इन दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे थे लगातार। लेकिन माननीय न्यायालय ने इस मामले में को जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं लिया। उसका कारण भी आया जब दोनों पक्षों की जब बहस हो रही थी, दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हो रही थी, तो उसमें यह बात आई कि जो 5 आरोपी हैं ये किसी प्रकार से आदतन अपराधी नहीं थे, ना तो इनके खिलाफ पूर्व में किसी प्रकार का मामला थाने में या अन्य थानों में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं था। इसलिए यही कारण था कि जघन्य अपराध की श्रेणी में माननीय न्यायालय ने इस मामले को नहीं लिया और इन्हें फांसी नहीं दी गई। लेकिन जो इसमें 3 आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रिया आपका मृदुल, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मृदुल हमको बता रहे थे कि माता पिता परिजन इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का ये जघन्य अपराध हुआ, इस मामले में फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी, मृत्यु का दंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास दिया है। इसके पीछे जो तर्क रखे गए वो भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पहले से कोई अपराध इसमें दर्ज नहीं था, ऐसे जघन्य अपराधियों को नहीं रखा गया। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कहीं रहने का हक नहीं था।
अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, उनको क्या जवाब दूं? ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। सभी पांचों आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सजा से दंडित किया है। अपराध किया है वो एक बेहतर गंभीर प्रकृति का है, लेकिन इनकी आयु और इत्यादि को देखते हुए उन्होंने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है। और एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, 29 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट आएगा। 29 जुलाई को कक्षा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। www.mpresults.nic.in पर या mpbse.nic.in पर इन परिणामों को देखा जा सकेगा। तो अब 29 जुलाई को 12 बजे दोपहर में ये रिजल्ट आएगा। कक्षा 12वीं बोर्ड का नतीजा होगा। 2 वेबसाइट जारी की गई जिन पर आप इन्हें देख पाएंगे, mpresults.nic.in पर या mpbse.nic.in पर इन नतीजों को आप देख सकते हैं। तो 29 जुलाई दोपहर 12 बजे कक्षा 12वीं बोर्ड का नतीजा मध्य प्रदेश में आएगा। एक बार फिर लोगों की जान जहरीली शराब ने ली। मंदसौर के पिपलिया मंडी इलाके के खकराई गांव में जहरीली शराब पीने के बाद एक कई लोग बीमार पड़े। 4 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अब तक जहरीली शराब से 3 की मौत हो चुकी है। 5 डॉक्टर्स की निगरानी में 2 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। मामले की कांग्रेस ने भी जांच कराने के लिए कमेटी बना दी। कांग्रेस का एक जांच दल बन चुका है जो पीड़ित परिवारों से मिलकर इस घटना की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। खुद कमलनाथ ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग की। कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कई सवाल उठाए। जहरीली शराब केस में आबकारी निरीक्षक नरेंद्र डामोर को निलंबित किया जा चुका है। पिपलिया मंडी के थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और बीट प्रभारी रामलाल दरिंग को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही अवैध शराब के ठिकानों को प्रशासन ने कल देर रात बुलडोजर से धराशायी किया। और ये पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोप हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक इंतजार में हैं कि कब माफिया, शराब से जुड़ा माफिया, इसे टांगा जाएगा, इसे गाड़ा जाएगा। उन्होंने फिर कटाक्ष किया सरकार पर। कोई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि तीनों गांव में इकट्ठे कुछ चीज़ हुई हो, क्या हुई हो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। फैमिली का भी ये कहना साहब ये कहाँ पीते थे, क्या पीते थे, रोज़ पीते थे। तो अभी बयान देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तत्काल मौके पर जाकर के इसकी पूरी जांच पड़ताल करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो जिनका इलाज उपचार जिनका अस्पताल में चल रहा था वहाँ पर भी चिकित्सकों से बातचीत करके उनका ठीक से उपचार हो जाए, वो प्रबंध हमने करवाया। मेरा यह सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आबकारी मंत्री शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और जो जहरीली शराब पूरे अपने मंदसौर क्षेत्र, जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा। निश्चित तौर पे यह सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे आबकारी मंत्री के क्षेत्र में भी यदि इस तरह जहरीली शराब बिक रही है और उससे मौत हो रही लोगों की, तो निश्चित तौर पे यह बेहद गंभीर मामला है। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छाट के चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसमें रोज गाड़ रहे हैं और रोज टांग रहे हैं। उन्हें तो दिखेगा नहीं नशा, होता है कईयों को नहीं दिखता दिन में, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद एक बार फिर गरीबों के लिए खराब चावल की सप्लाई का मामला सामने आया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया, जिसमें इल्ली, फंगस और घुन लगा पाया गया, जो खाने काबिल कतई नहीं। इस मुद्दे पर कमलनाथ ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, आखिर क्यों जानवरों के खाने योग्य चावल को गरीबों को दिया जाता है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मामले में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि इन इलाकों में चावल पैदा नहीं होता, लिहाजा जहां चावल पैदा होता है वहां से इसे भेजते हैं। इल्ली वाला चावल हम हितग्राहियों को नहीं बंटने देंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जब
जबलपुर के अंदर जो पीडीएस के द्वारा गरीबों को चावल वितरण के लिए आया है, वो फंगस लगा हुआ है, इल्ली लगा हुआ है, धुन लगा हुआ चावल है और वो जानवरों के खाने लायक है। और निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार बार बार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरोह बनाकर स्थापित हो गए हैं, उनके चलते इस तरह के काम हो रहे हैं और सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। मैं इसकी जानकारी मंगाऊंगा। अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई होगी तो ये गलत चावल, इल्ली वाले चावल किसी हालत से हम हितग्राहियों को नहीं बंटने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अगर कोई इस टाइप की कार्रवाई किया है तो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब जिला अध्यक्षों, स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए आज से पार्टी आलाकमान ने यह साफ कर दिया है। शीर्ष नेतृत्व को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि पार्टी के कई कार्यक्रमों को लेकर जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी उदासीन होते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर एक टीम प्रदेश सरकार के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों में जिला स्तर पर क्या काम हुआ इसकी मॉनिटरिंग करेगी। जिलों से पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। पार्टी न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि जिले और ब्लॉक लेवल तक बारीकी से पदाधिकारियों के कार्यक्रम पर नजर रखेगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने निरंतर सुनना देखना बंद कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर चरमरा रही हैं, शिक्षक सुविधाएं निरंतर चरमरा रही, उन सबको देखते हुए कांग्रेस निरंतर तत्पर है सड़कों पर जनहित में। और भोपाल से राजनीति से जुड़ी एक और खबर। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। मुरलीधर राव और बीडी शर्मा इनके बीच बैठक जारी है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। मोदी सरकार के कामकाज को जनता तक बीजेपी ले जाएगी। उपचुनाव, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी बात हुई है। बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है। सोशल मीडिया को और मजबूत करने पर पार्टी फोकस करेगी। तो भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मूलतः चुनाव की तैयारी, इसी पर ध्यान दिखता है। पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई। मोदी सरकार के कामकाज जनता तक ले जाएं। बीजेपी उपचुनाव, निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बना रही है और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है। सोशल मीडिया विंग को और मजबूत करने पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। तो उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों पर, लोकसभा क्षेत्र में, और इसके साथ ही आईटी सेल की एक ट्रेनिंग और इसके अलावा सोशल मीडिया को मजबूत कैसे करें, इस पर बीजेपी का फोकस है। मुरलीधर राव, बीडी शर्मा ने बैठक की, पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई, रणनीति बनी है आगामी चुनाव को लेकर। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, इन सारी कवायदों के केंद्र में क्या दिखता है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो केंद्र में जो है वो न केवल मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा के उपचुनाव, खंडवा लोकसभा का उपचुनाव, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव की जो संभावना जताई जा रही है, और उसके अलावा बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनके दायित्व में बदलाव के साथ साथ निगम मंडल में जो नियुक्तियां होनी है, राजनीतिक नियुक्ति, ये पूरी एक्सरसाइज इसी बात को लेकर है। आज मुरलीधर राव के प्रवास का दूसरा दिन था और दिन भर उन्होंने न केवल नेताओं से मुलाकात की बल्कि 2 बड़ी बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया। जो बैठक मुख्य बैठक थी जो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, उससे पहले मुरलीधर राव ने सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट है उनके साथ में चर्चा की। बीजेपी से सीधे जुड़े हुए लोग नहीं बल्कि संघ और मोदी को पसंद करने वाले ऐसे लोग जिनको लगता है कि मोदी की सरकार का कामकाज बेहतर है, उनके साथ में अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसमें साफ तौर पर बताया गया कि केंद्र सरकार और मोदी की छवि धूमिल करने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे में उन छवि को धूमिल करने की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। अगर बीजेपी के लोग जवाब देते हैं तो साफ मनसा लगता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, लिहाजा उन लोगों से बीजेपी अब मदद मांग रही है, उन लोगों को तैयार कर रही है जो समाज का एक हिस्सा है और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं। सोशल मीडिया पर जिनकी गतिविधियां हमेशा देखी जाती हैं और राष्ट्र जिनको भक्त जो कहा जाता है कि उनके जो वो अगर जवाब देंगे तो बेहतर होगा। लिहाजा जो पूरा विषय था वो था भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो जवाब है वो कैसे दिया जाए, और उसमें जो इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया के उनको शामिल किया गया था। उसके बाद में थोड़ी देर पहले एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव
उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, साथ ही साथ राष्ट्रीय जो सह संगठन मंत्री है शिवप्रकाश सुभाष भगत जो प्रदेश के संगठन मंत्री है, और जो प्रदेश के सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, इन पांचों के बीच में चर्चा हुई है। कुछ पदाधिकारियों के बीच में जरूर बुलाया गया था, पर यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ में जो दायित्वों के बदलाव की बात हम कर रहे थे, बीजेपी नई व्यवस्था लेकर आने वाली है, जो संभावना जताई जा रही है कि संभाग के अंदर जो संगठन मंत्री हुआ करते थे, जो सेतु का काम किया करते थे बीजेपी के अंदर, बीजेपी और संघ के बीच में, उनकी व्यवस्था खत्म की जाए। संभागीय स्तर पर संगठन मंत्री के बजाय इनमें से कुछ मंत्रियों को निगम मंडल की कमान देने के साथ उनको वापस मूल दायित्व में संघ के पास में सौंपा जाए। इसके अलावा निगम मंडल में अगर उनको नियुक्तियां दी जानी तो किस तरीके से ये नियुक्तियां, कौन से चेहरे ऐसे शामिल हो। कुछ मोर्चों के अंदर अभी भी जगह खाली है, खासकर अगर बात करें तो युवा मोर्चा, इसके अलावा किसान मोर्चा, बीजेपी के जो मोर्चा बनाए गए थे उनके प्रदेश पदाधिकारियों का ऐलान होना है। ऐसे में उन नामों को भी चिन्हित किया गया था। 2 दिन की एक्सरसाइज के बाद में यह माना जा रहा है कि सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन से जुड़े हुए जो विषय थे उनको विस्तृत तरीके से चर्चा किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले मुरलीधर राव बीजेपी प्रदेश कार्यालय से निकले हैं। कल सुबह वो दिल्ली जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ में, और 2 दिन तक जो मंथन चला है उस मंथन पर जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया उस पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगाई जाएगी। कल की जो बैठक थी उसमें चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, आज भी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि चुनाव से पहले कैसे सरकार के कामकाज को घर घर तक लेके जाएं, और उससे पहले अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग मोर्चे के जो लोग हैं उनको एक्टिव किया जाए। पुनीत, चलिए, तो इन सभी को एक्टिव करना और साफ तौर के ऊपर सोशल मीडिया पर जोर है, वहां कैसे मजबूती से पक्ष रखें राज्य का, केंद्र का, इसकी ट्रेनिंग मिल रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के ज्यादातर मंत्रियों का करियर और रिपोर्ट कार्ड उपचुनाव के नतीजे से तय होगा। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा समेत जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को जिताने के लिए संगठन पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों को जवाबदारी दी है। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए हर विधानसभा पर मंत्री और पदाधिकारी तैनात किए गए। इसके अलावा सांसदों, विधायकों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। दमोह में मिली हार के बाद इन उपचुनाव पर केंद्रीय हाईकमान की सीधी नजर है, लिहाजा उपचुनाव के नतीजों को लेकर नेताओं में घबराहट साफ दिखती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को क्षमता के अनुरूप कार्य देती है। कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा दमोह हार के बाद पार्टी में डर और घबराहट है। पार्टी का काम है, इसमें कैरियर की कहां से बात आ गई? और ना ही भारतीय जनता पार्टी में कैरियर के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है। कार्यकर्ता के उसके अनुरूप काम दिया जाता है। यही एक पार्टी है या हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता रहता है। 3 स्थानों पर इन्होंने जिम्मेदारी मंत्रियों को दी है और उनका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। ये केवल मंत्रियों को बदलने के लिए एक बहाना ढूंढने का प्रयास हो रहा है। वास्तविकता में यही है कि हर मंत्री का काम अस्थिर है और मंत्रियों को अब अपने काम पर ध्यान देने की जगह उन्हें अब चुनावों में ज्यादा ध्यान देना होगा। दामजीपुरा खंडवा रोड पर झाकस गांव के पास से बहने वाले गाढ़ा घाट नदी का नजारा आपको दिखाते हैं, जहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। गाढ़ा घाट नदी अपने उफान पर है और इस उफनती नदी को लोग पार करने के लिए अक्सर यूं ही जान जोखिम में डालते हैं, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते इलाके के सभी नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाले मार्ग पर बने पुल पुलिया इस वक्त डूबे हुए हैं। इसे पार करने के लिए कुछ लोगों को घंटों बाढ़ के उतरने का, पानी के उतरने का इंतज़ार करना पड़ता है, तो कुछ लोग हैं जो उफनते नदी नालों को पार करते हैं। कलेक्टर का निर्देश है, इसके बावजूद मौके पर ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई रोकने टोकने वाला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।